दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साल 2020 बेशक मायूसी से भरा रहा होगा, लेकिन वहीं 2021 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया, जिसमें यूपीएससी के जो इम्तिहानात हुए उसके जो रिज़ल्ट्स आए उसमें जम्मू कश्मीर से 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में आया। हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं विवेक पाठक जी, जो कि कठुआ से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका नाम भी रिज़र्व लिस्ट में 48th रैंक जो है वो इनका आया है। आज इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी मंजिल को जो है वो पाया है। सबसे पहले विवेक जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। विवेक जी, चूँकि आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं और हमेशा से हर माँ बाप की ये ख्वाहिश रहती है कि उनका बच्चा जो है कुछ अच्छा करे, और हम हिंदुस्तान की बात करें तो यूपीएससी जो है ये एक प्रीमियर एग्ज़ाम जो है वो माना जाता है। जो भी इसको क्वालिफाई करता है तो हर कोई ख्वाब तो देखता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसको क्वालिफाई करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कठुआ में कहाँ से हैं और कहाँ पे आपकी एजुकेशन वगैरह हुई, थोड़ा बेसिक से जानना चाहूँगा। तो अगर मैं अपनी यूपीएससी जर्नी की बात करूं तो मेरी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2013 में। ऑल्दो हमेशा से दिमाग में ये कहीं ना कहीं था कि यूपीएससी सिविल सर्वेंट जो है वो बनना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है और सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है। लेकिन जो एग्जैक्ट प्रेपरेशन स्टार्ट की वो 2013 में ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद अपनी मैंने स्टार्ट की थी। तो काफ़ी टाइम हो चुका है। 2013 से स्टार्ट की थी, 2019 वाले एग्ज़ाम में जो है सक्सेस हाथ लगी है। तो ये पूरा का पूरा जो सफ़र रहा है मेरे लिए, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं और अभी तक मैं 4 अटैम्प्ट्स दे चुका था इससे पहले। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही थी कि 4 अटैम्प्ट्स में जो फर्स्ट फेस इस एग्ज़ाम का है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, वो भी मुझसे क्लियर नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, जिसकी वजह से मैं थोड़े मार्क्स से हमेशा मिस कर जाता था। तो लेकिन ये था कि कभी भी गिव अप नहीं करना था। एक गोल बना के रखा था बचपन से, तो उसे कहीं ना कहीं पाना था। तो इसीलिए 5th अटेम्प्ट में जो मेरी पुरानी मिस्टेक्स थी उन पे काम करके उन्हें प्रॉपर एनालिसिस करके मैंने जो है इस बार दिया। और ये फर्स्ट टाइम था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। और जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ उसके साथ साथ मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया और फाइनली नाम जो है लिस्ट में आ गया। तो काफ़ी ये सफ़र जो रहा है काफ़ी चैलेंजेस के साथ भरा हुआ रहा है। विवेक जी, आप कठुआ में कहाँ से हैं और आपकी जो इनिशियल एजुकेशन है वो कहाँ से हुई? और जैसे कि प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने जेएनयू से जो है वो पढ़ा है, तो थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कठुआ से लेकर जो जेएनयू की थी जर्नी जो थी वो किस तरह से रही? मेरी स्कूलिंग और जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो मैंने कठुआ से ही की है। ग्रेजुएशन मेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में ही रही, जहाँ मैंने बैचलर्स इन आर्ट्स कंप्लीट किया। उसके बाद जो है मैंने 1 साल का ड्रॉप किया कोचिंग लेने के लिए। मैं नई दिल्ली गया, वहाँ पे मैंने राजेंद्र नगर एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे एनरोल किया और कोचिंग 2013 से 14 तक ली। लेकिन मुझे साथ ही साथ ये भी लग रहा था कि मुझे स्टडीज़ को अपने पीछे नहीं छोड़ना है, एकेडमिक्स साथ में लेके चलूँ तो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एकेडमिक्स का इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है इस प्रिपरेशन पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में कुछ एक्सक्लूसिवली स्टडी करना होता है। यूपीएससी में जैसे आपको पता है जनरल अवेयरनेस है, तो आप कहीं भी कुछ भी सीख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आ ही जाएगा। तो मैंने 2014 से अपनी जो है मास्टर्स स्टार्ट की जेएनयू से। मास्टर्स मैंने अपनी सोशियोलॉजी में की और उसके बाद एमफिल भी जेएनयू से ही कंप्लीट की। और अभी मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ जेएनयू में, अपने 3rd ईयर में हूँ और अपना थीसिस लिख रहा था जब ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया। तो कठुआ से जेएनयू तक का जो सफ़र था काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जब यहाँ था, यहाँ पे भी जो मेरे टीचर्स रहे, जो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर्स रहे, काफ़ी सपोर्टिव रहे। उन्हें पता था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी हमेशा से मुझे सपोर्ट किया। सबसे अच्छी बात ये रही कि चाहे कठुआ रहा हो चाहे जेएनयू रहा हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन्स मिले जो मेरे आगे पीछे रहे। यहाँ पे मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि प्रोफेसर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। मेरी पूरी फैमिली जो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। जेएनयू में भी अगर बात करूँ तो मेरे जो सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर संजय कुमार पांडे हैं, जेएनयू के प्रोफेसर, उन्होंने भी कभी जो है उनको भी पता था कहीं ना कहीं कि मेरा मन सिविल सर्विसेज में जाने का है, तो उन्होंने बड़े बैलेंस तरीके से मुझे हमेशा से एक बैलेंस तरीके से आगे चलने का एडवाइस दी और काफ़ी उनका भी योगदान रहा। तो काफ़ी अच्छा माहौल मिला, शायद इसी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ।
ऐसे में फैमिली की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी रहती है। फैमिली का किस तरह से माहौल था, और जैसे कि आपने कहा कि तकरीबन 6 साल आपको लगे अपने गोल को अचीव करने में, तो फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली का सपोर्ट तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपकी जर्नी में, क्योंकि आगे पीछे जो आपके लोग हैं वो सपोर्ट करें या ना करें इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फैमिली के साथ आप कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो अगर फैमिली ही आपको डिस्करेज करेगी इस एग्ज़ाम में, तो वो मेंटल प्रेशर को रेजिस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो मेरे केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। 4 बार जैसे मैंने बताया मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मुझे एक भी ऐसा जो है टाइम या एक मोमेंट याद नहीं आता जब किसी ने मुझे, मेरे पेरेंट्स में से किसी ने मुझे कहा हो कि तू बस कर और कुछ और देख। ऐसा कभी भी मुझे याद नहीं आता कि किसी ने कुछ कहा हो। उन्होंने हमेशा से कहा कि तुझ में पोटेंशियल है, तो बस करते रहे पढ़ाई, अपना हार्डवर्क करते रहे, अपना बेस्ट देते रहे, एक ना एक दिन हो जाएगा। और मेरा तो अपने पे कभी कभी सेल्फ डाउट हो भी जाता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को जो मेरे पे भरोसा था, शायद उसी की वजह से मेरे भी सेल्फ डाउट्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते थे और मैं आगे बढ़ पाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत दबाव होता है, जैसे कि आपने भी कहा, एक अटैम्प्ट देने के बाद जब दूसरे अटैम्प्ट में भी ना हो, तीसरे अटैम्प्ट में, तो ऐसे में जो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर डेवलप होता है उसको आपने किस तरह से हैंडल किया? और ये बार बार अटैम्प्ट करना, आपको क्या लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका अटैम्प्ट जो होगा वो फाइनल अटैम्प्ट होगा? तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा आपसे कि ये जो यूपीएससी की जर्नी है एक साइकिल की तरह है जी। एक बार आप 1 साल की प्रिपरेशन कर लेते हैं और कूद जाते हैं इस जर्नी में, स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट या तो जब तक अटैम्प्ट्स ख़त्म ना हो या तो उसकी एज ख़त्म ना हो जाए तब तक इस जर्नी से बाहर नहीं आ सकता। ऐसा मेरा एनालिसिस है, क्योंकि जब आप एक बार पूरा प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि मैं अब कर ही लूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होगा। आपको पता है पूरा 1 साल का साइकिल होता है जी। तो अगर आप किसी स्टेज में रह जाते हैं तो आपके पास दोबारा थोड़ा सा टाइम मिल जाता है नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए। तो एक पूरा साइकिल है। तो मुझे लगता है इस साइकिल में जो भी लोग पढ़े हैं वो ऐसा सोच के ना पढ़ें कि मैं सिर्फ आऊँगा, एक अटैम्प्ट ट्राई करूँगा। अगर आप सिर्फ ट्राई एंड टेस्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, ऑलरेडी आपको लगता है आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, सोसाइटी के लिए एट लार्ज, लोगों के लिए आपको कुछ करना है, तो ही इसमें आएँ, अदरवाइज़ ना आएँ। और अगर आ रहे हैं तो ये साइकिल को सक्सेसफुली कंप्लीट करके ही बाहर निकलें। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी का सपना देखते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह से तैयारी करनी है? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो उनको ध्यान में रखने होंगे? कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है और किस तरह से टाइम को डिवाइड करना है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और आई थिंक यही एक इसी क्वेश्चन का अगर आंसर प्रॉपरली इंसान को पता हो सभी चीज़ों का तो यूपीएससी की जर्नी काफ़ी आसान बन जाती है। सबसे पहले तो अगर नंबर ऑफ़ आवर्स की बात करें कि कितने घंटे पढ़ना है दिन में, तो उसका आंसर ये है कि कोई भी ऐसे एग्जैक्ट रेंज नहीं है जिसमें से आप पढ़कर आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे। लोग 6 घंटे पढ़ाई करके भी बने हैं, लोग 10 घंटे पढ़कर भी बने हैं और कभी कभी 16 घंटे पढ़ने वाले भी रह जाते हैं। आपको क्या देखना है कि आप में पोटेंशियल कितना है, कौन सी चीज़ें आपको कितनी ईजी लग रही हैं, आपके लिए वीक एरियाज़ कौन से हैं। जो वीक एरियाज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उन पे थोड़ा बहुत काम करते रहिए। तो अपने पोटेंशियल को सबसे पहले एनालाइज़ कीजिए और आपका पूरा का पूरा जो आप अपने टारगेट्स बनाते हैं, जैसे मैं अपने वीकली टारगेट्स बना लेता था और मंथली टारगेट्स बना लेता था। अगर मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है तो मैं पूरे हिस्ट्री के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा और मैं देखूँगा कि मुझे कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस हर वीक में कंप्लीट करना है। डेली टारगेट्स में नहीं बनाता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतनी बड़ी जर्नी में एक दिन का टारगेट सेट करना मेरे लिए सही नहीं बैठा। तो मैं वीकली टारगेट्स, मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते थे और उसके बाद नेक्स्ट मैं मंथली टारगेट्स बनाता था। पूरा का पूरा सिलेबस अपने सामने सबसे पहले चिपका लीजिए दीवार के ऊपर और उसके बाद सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़िए। सिलेबस एकदम दिमाग में होना चाहिए। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, तो आपको उसी टाइम अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको लिंक कर लेना है कि हाँ ये सिलेबस में ये टॉपिक है, ये न्यूज़ डायरेक्टली वहाँ पे हो रही है और उसे नोट कर लीजिए। तो मेन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये चीज़
कि अपना टाइम टेबल प्रॉपरली बना लीजिए, अपने टारगेट्स को आप लिख के रख लीजिए। सेकंड चीज़, उन टारगेट्स को किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, अपने से पूरा बेस्ट देना उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि टारगेट्स यहाँ वहाँ हो जाते हैं, बट अगर टारगेट्स आपका टारगेट था थर्सडे को पूरा करने का और नहीं कर पाए और फ्राइडे को आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना था 5-6 घंटे का, तो उस रेस्ट को आधा कर दीजिए और थर्सडे का टारगेट जो बचा उसे पूरा कीजिए। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस एग्ज़ाम में है वो है रिविज़न। अगर आप सोचते हैं कि किसी सिलेबस को या किसी बुक को एक बार पढ़ के चले जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 5 अटेम्प्ट्स के बाद भी मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर यहीं पे अगर पॉलिटी की किताब रख दी जाए और मैं उसे एक बार और अगले 7-8 दिन में पूरी उसे रीड करूँ, मुझे दोबारा से कोई एक नया एंगल पता चलेगा, एक नया पॉइंट मुझे पता चलेगा। तो आप जितनी बार अपनी बुक्स को रिवाइज़ कर सकते हैं, रिवीजन इज़ द की। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा जो लास्ट और रिवीजन के साथ ही बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मैंने जो गलती की थी पहले 4 अटेम्प्ट्स में, वो सबसे बड़ी यही थी कि मैं मॉक टेस्ट, पहले 2 अटेम्प्ट्स में तो मैंने मॉक टेस्ट किए ही नहीं थे बिल्कुल भी। पढ़ाई मैंने बहुत की थी, बट जैसे मैंने बोला कि रिवीजन में कमी थी, वो भी भूल गया, और मॉक टेस्ट ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो वही ये दोनों वीक पॉइंट्स रह गए जिसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं हो पाया। इस बार मैंने मॉक टेस्ट भी अच्छे से किए थे, उन मॉक टेस्ट का भी रिवीजन किया था। जो अपना पूरा का पूरा सिलेबस है, वो सारी बुक्स हैं, अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे, उन सब का भी 5 से 6 बार रिवीजन किया था। और आई थिंक यही मेरी स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल कामयाब रही। और मेंस की भी अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि प्रीलिम्स और मेंस जो हैं वो दोनों अलग अलग स्टेजेस हैं और दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। प्रीलिम्स का जैसे मैंने बता दिया, मेंस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेंस में इतना वास्ट सिलेबस है और कंटिन्यूसली मेंस का एग्ज़ाम बैक टू बैक चलते हैं। एक ही दिन में जनरल स्टडीज़ के 2 एग्ज़ाम होते हैं। 3 घंटा आपको मॉर्निंग सेशन में लिखना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा जिसमें आप लंच वगैरह कर लीजिए, उसके बाद आपको 3 घंटा और लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सपोज़ आपका एक पेपर है 3 घंटे का, उसके लिए आपने 10 बुक्स या 8 बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो वो उसको रिवाइज़ कैसे करेंगे? तो आपको इतने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि आपकी 7 बुक्स के जो हैं शॉर्ट नोट्स वो 10 या 15 A4 साइज़ शीट्स में आ जाएं, ताकि अगर आप 1 घंटे का भी आपके पास टाइम है तो आप उनके ऊपर बस नज़र मारिए और आपको सब कुछ एकदम से याद आ जाए। और एक और चीज़ मेंस के लिए जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मेंस में आंसर राइटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि 20 फैक्ट याद कर लेंगे और मेंस में आंसर लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में 20 क्वेश्चंस होते हैं और सिर्फ 3 घंटे का टाइम होता है। तो आपको ऑलरेडी पूरा प्लान करके जाना पड़ता है कि मुझे इस मार्क जो इतने क्वेश्चंस हैं वो इतने टाइम में कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अगर मैं सच बोलूँ, अगर आप ज़रा सा भी 5-10 मिनट का यहाँ से वहाँ करते हैं तो ज़रूर आपके 1 या 2 क्वेश्चंस छूट जाएंगे। वो गलती नहीं करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। 7 मिनट में अगर कोई आंसर लिखना है, 7 मिनट में उसको लिखिए। यही मैं कहूँगा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जो जब सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको चूज़ करना होता है, तो वो भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेज होती है स्टूडेंट के लिए। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से सब्जेक्ट्स को जो है वो चूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नॉर्मली वहाँ उठता है जहाँ पे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है, एकेडमिक बैकग्राउंड, वो जो यहाँ पे उनको ऑप्ट करने का मन है उसके साथ मैच ना करता हो, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो क्या हम सोशियोलॉजी को या पॉलिटिकल साइंस को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर मैं यही देना चाहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में लगता है कि एक नया सब्जेक्ट है, मगर नया सब्जेक्ट जो है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आप 3 से 4 महीने जो हैं देते हैं। 3 से 4 महीने में आप वो सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं और रिवीजन के बाद वो सब्जेक्ट आपका अपने जैसा हो जाएगा। जहाँ तक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की बात है, तो मैं दोबारा से यही रिपीट करना चाहूँगा कि वो डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस चीज़ में है। जैसे अगर मैं यूपीएससी एग्ज़ाम के टॉपर रहे हैं पिछले साल में कनिष्क कटारिया, उनकी बात करूँ तो उन्होंने मैथमेटिक्स रखा था और उन्होंने इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जो शायद आज तक किसी ने भी नहीं लिए थे। तो लेकिन जब हम यूपीएससी की नॉर्मली कंसेप्शन ये है कि सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स को उठाया जाए तो बहुत अच्छा है, सिलेबस छोटा है, मार्क्स भी मिल जाते हैं। सोशियोलॉजी उठाइए, पॉलिटिकल साइंस उठाइए, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स में भी कर लिया। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ में भी करते हैं। तो मेरा मानना ये है, आप जिस सब्जेक्ट के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप उसे बिना बोर हुए पढ़ सकते हैं, वो ऑप्ट कीजिए। वो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो नेचुरल साइंसेस से हो या सोशल साइंसेस से, डजेंट मैटर। रिक्वायरमेंट एक ही है
कि लंबा बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लंबी जर्नी है, तो सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करना है जिससे एक हफ्ते में बोर ना हो जाए। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपसे जानना चाहूँगा, एक टर्म है एग्जामिनेशन डे प्रेशर। तो उस प्रेशर को किस तरह से आपने हैंडल किया और आप क्या सजेशन देंगे, क्या एडवाइस देंगे उन एस्पायरेंट्स को कि उस हैंडल को जो है, उस प्रेशर को जो है वो किस तरह से हैंडल किया जाए? जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे अभी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिन में नेक्स्ट ईयर का, तो मेरा तो उनके लिए एक ही मैसेज रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ामिनेशन प्रेशर को 100% अवॉइड कर सकते हैं तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको करना क्या है, प्रेशर मैनेजमेंट कैसे करना है, दैट इज़ द की। प्रेशर को इतना हावी मत होने दीजिए अपने पे कि वो आपके आंसर्स जो आपने लिखने हैं उसमें रिफ्लेक्ट हो जाए। एक लिमिटेड प्रेशर या लिमिटेड एंग्जाइटी होना मुझे लगता है हमेशा आपके लिए यूज़फुल रहता है इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है तो क्या पता आप एग्ज़ाम में कुछ ऐसा लिख के आ जाएं जो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक लिमिटेड एंग्जाइटी, हल्की सी, उतना जो आपको दायरे में समेट के रख सके उतना ज़रूरी है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि आपने जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली है। एग्जामिनेशन डे के दिन आपको पिछले 1 या 1.5 साल की जो पूरी पढ़ाई है उसको सामने लाना है उस पेपर के ऊपर। एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपने सिर्फ 6 महीने पढ़ा है या आप 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। एग्जामिनर को जिसने चेक करना है उसको वो दिखेगा जो आपने लिखा है। अगर आपने 4 महीने भी अच्छे से पढ़ा है तो उसको इस तरह से लिखिए कि 6 साल के बराबर लगे। एक सवाल जो मैं सभी जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं उनसे अक्सर पूछता हूं कि जब ये रिज़ल्ट निकला आपका, आपको कैसे पता लगा, आप कहां पे थे और सबसे पहले किसने आपको बताया? तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना, जैसे मैंने बताया मैं पीएचडी कर रहा हूं, तो मैं अपना थीसिस लिख रहा था और अकेले बैठा था। तो नॉर्मली मैं रिज़र्व लिस्ट चेक कर लेता था, यूपीएससी की वेबसाइट खोल लेता था कि कुछ आया है या नहीं। लेकिन उस टाइम मैंने नहीं किया, मैं अपना थीसिस लिख रहा था और उसी टाइम मुझे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि रिज़र्व लिस्ट चेक की। मैंने पूछा कि आ गई? उसने बोला हाँ। और इससे पहले कि मैं रिज़र्व लिस्ट खुद डाउनलोड करके खोलता, उसने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि विवेक पाठक नंबर 48, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो PDF खोलने से पहले मुझे ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और मैं आपको सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील हुआ। पहले तो मैं जहां अकेले था वहीं पे अकेले बैठा और मैंने इस फीलिंग को थोड़ा सा सिंक इन होने दिया कि अच्छा फाइनली हो गया, जिस चीज़ के लिए इतनी देर से वेट कर रहा था। उसके बाद मैं नीचे गया और मेरे मदर और फादर दोनों उस दिन घर पे नहीं थे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। मदर जो थे वो बाज़ार गए थे और फादर जो थे वो नेबर्स के यहाँ पे थे। तो मुझे कोई भी नहीं उस टाइम पे मिल रहा था जो जिसको मैं बता सकूं। तो मेरा एक कज़न घर पे था जिसके साथ आप शेयर कर सकें। हाँ, तो मेरा एक कज़न घर पे था, वो कुछ अपना काम कर रहा था। तो मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ लगाई कि जल्दी से यहाँ पे आ। उसने बोला कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ, मैं बाद में आता हूँ। मैंने कहा कोई भी काम हो तो छोड़ दे, यहाँ पे आ। तो वो जैसे ही आया मैंने कहा हग कर, मुझे एक हग चाहिए, कोई ना कोई मुझे चाहिए अपना यहाँ पे इस टाइम पे। तो मैंने उसे हग किया और उसके बाद इतनी देर में फ़ादर आ गए, उन्हें बताया, बहुत ज़्यादा उनको खुशी हुई। मेरे फादर रिसेंटली रिटायर हुए हैं अप्रैल में, तो कहीं ना कहीं मैं चाह रहा था कि उनकी रिटायरमेंट के आसपास मेरा कुछ मैं उनको गिफ्ट दे सकूं इस तरह का। तो उसके बाद मैं अपनी मदर जो बाज़ार गए थे, मैं उन्हें फ़ोन पे नहीं बताना चाहता था, मैं उनके फेस पे एक्सप्रेशंस देखना चाहता था। तो मैंने उन्हें कॉल किया और बोला कि अगर आप फ्री हो गए हो तो मैं आपको पिक करने आ जाता हूँ। तो वहाँ जाके मैंने बाज़ार में उन्हें जब पिक करने गया तब उन्हें बताया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। और ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स ने हमेशा से मेरे लिए इतना चाहा है, तो वो पूरा होते हुए देख अलग ही फीलिंग थी उनके लिए। विवेक जी, मैं समझ सकता हूँ कि और जो प्रेशियस मोमेंट्स की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत लम्हा रहा होगा। और जिस अंदाज़ में आपने इन लम्हों को बयान किया तो एक आम इंसान भी इमेजिन कर सकता है कि उस वक्त का माहौल कैसा था, कितनी खुशी पेरेंट्स को हुई होगी, क्योंकि हर पेरेंट का ये सपना रहता है कि उनका बच्चा जो है वो एक्सेल करे, उनका नाम रोशन करे। तो आपने यकीनन अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। लास्ट में बिल्कुल आखिर में आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन बच्चों को जो यूपीएससी का सपना जो है वो देख रहे हैं? मेरा मैसेज उनके लिए यही रहेगा कि बुक्स तो सब लोग पढ़ते हैं, जितने भी लोग हैं,
सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मत पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करके ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइनल स्टेज इंटरव्यू भी है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी जो है वो चेक की जाती है। तो अगर आप इस जर्नी में उतर रहे हैं तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि सबसे पहले तो अपना डेडिकेशन लेवल एकदम हाई रखिए, कमिटमेंट लेवल एकदम हाई रखिए। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपके यूपीएससी के सपने को सेकंड पोजीशन पे कर सके जी। ये आपका हमेशा प्राइमरी गोल रहना चाहिए, आपका प्राइमरी फोकस इसी पे रहना चाहिए। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज़रूर काम करें। सिर्फ एक जगह पे 12-15 घंटे बैठ के पढ़ना अच्छा है, नो डाउट, मगर उसके साथ आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कीजिए। अगर आपको खेलों में रुचि है तो आप कुछ स्पोर्ट्स जो है उसमें जाइए, आधा 1 घंटा खेल लीजिए। अगर आपको उसमें भी नहीं है तो आप फिज़िकल एक्टिविटी कुछ कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, कहीं घूम लीजिए। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना जो सर्कल है आपका इस पूरी जर्नी के दौरान वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव रखिए। कोई भी ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बहुत सारे लोग आपको डायरेक्टली डीमोटिवेट नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो चाहते हैं कि जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो मैं आपको कहूँगा कि अपना सर्कल हमेशा स्मॉल रखिए और उन लोगों को अपने पास रखें इस जर्नी में जो आपको हमेशा सपोर्ट करें। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा जो पूरा सर्कल रहा है, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है और कोई भी ऐसा उनमें से नहीं था जिसने कभी मुझे कहा हो कि तू नहीं कर सकता है या फिर तू कुछ और देख ले लाइफ में। हर किसी ने हमेशा यही कहा कि तुझ में पोटेंशियल है, तो लगे रहे, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और आज जब मैं सारा कुछ पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हाँ, जिन जिन ने भी मुझे सपोर्ट किया है और वो सब बातें बोली थी, कहीं ना कहीं आज वो सच हो गई हैं। तो मेरा पेशेंस और हार्ड वर्क तो था, बट उन सब लोगों का भी कहीं ना कहीं मुझ में बिलीफ जो था उसने मुझे अंदर से जो था स्ट्रेंथन किया। विवेक जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे विवेक पाठक और इनको सुनने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल साफ़ होती है कि ज़िंदगी में कामयाब होना इतना आसान नहीं है। और अगर आपने कोई सपना देखा है, कोई ख्वाब देखा है, तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी यूपीएससी क्लियर करें तो विवेक जी द्वारा बताई गई बातों पर अमल करें, क्योंकि ये बातें जो हैं ये आपके लिए मैं कहूँगा पर्ल्स की तरह हैं, हीरों की तरह हैं। टॉपिक टुडे के आज के अंक में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, इजाज़त दीजिए। आदाब।